हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पीरियड टेबल का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो डेफिनेशन एक ही है, बट इसका प्रेजेंटेशन जो होता है, जो देखोगे जब मैग्नीट्यूड इसका लिखते हैं तो इसमें एक में निगेटिव साइन रहता है, एक में पॉजिटिव साइन रहता है। वो बाद की बात, कैसे रिलेशन लिखते हैं। ये दोनों टर्म नियरली सेम है। क्या है पहले से देखो, कहता है जैसे मान लो कोई एक न्यूट्रल एटम, जैसे यहाँ पे देखो क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है। सुनते जाना, आइसोलेटेड हम आपको बताए थे, बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अकेले पड़ा हुआ है। तो कोई ऐसा एटम है, अकेले है, न्यूट्रल है और गैसियस है। फिर से बोलो, कोई एक ऐसा एटम है जो कैसा है, बिल्कुल अकेले है, न्यूट्रल है और गैसियस है। ठीक है, उसमें जब तुम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही जोड़ोगे क्या बन जाएगा, Cl माइनस यानी अनायन। इस दौरान जो भी एनर्जी निकलता है वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ जो इतना भी एनर्जी निकला उसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से बोलो, एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ जोड़े, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल और गैसियस एटम में जब जोड़ने के बाद जितना भी एनर्जी मिला उसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पढ़िए, अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी वो मात्रा एनर्जी का रिलीज्ड निकला ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़े। कहाँ पे बोलना, आइसोलेटेड गैसियस एंड, मतलब क्या लिखा, न्यूट्रल गैसियस और आइसोलेटेड एटम। न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, बिल्कुल अकेले होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई थिंक ये क्लियर हो गया डेफिनेशन। एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पे जितना एनर्जी मिला क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आइए आगे, चूंकि हमें यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, मिल रहा है। किसी प्रोसेस के दौरान आपको कहीं से कुछ मिले, यानी वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो रिलीज कर रहा है, वो प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो कभी भी एनर्जी अगर निकलता है कहीं से तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, चूंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। यानी क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, चूंकि वहाँ एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन आ जाओ, किसके इसके बीच, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बीच का रिलेशन। इसको एकदम ढंग से समझना। ये जो डेल्टा H लिखते हैं तो ये बताता है इंथैल्पी चेंज। क्या बताता है, इंथैल्पी चेंज। उसी को क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जितना भी चेंज होता है इसका, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो रिलेशन है इसको लिखते हैं ऐसे, माइनस के साथ लिख देते हैं। बोलोगे सर ये क्या आपने लिख दिया, समझना एकदम ढंग से। यानी ये वैल्यू अगर प्लस में होगा तो इसको माइनस के साथ लिख दोगे तो क्या बता देगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अभी अभी क्या बोले थे, जितना एनर्जी निकला था उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस उसी को किस में लिखना है, माइनस में। ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ देखो, ए कोई एक एटम है, गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा, क्या बन गया, ए माइनस। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गया। अब बताओ, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकला, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई भी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो लिखोगे तो ये क्या लिख दिए, यहाँ देखो गौर से, -10। क्या हमने लिख दिया, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, हमने क्या बोल दिया, अब इसको लिख दोगे -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ माइनस कहाँ से आ गया, यही हम बोले इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो ऐसा ही है। ये वाला वैल्यू अगर प्लस में है तो इसको क्या कर दोगे, माइनस में। ठीक है, यानी यहाँ कैसा हो गया, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे याद रखोगे कि याद रखना, इंथैल्पी जब भी डेल्टा H का टर्म कभी भी एक्सोथर्मिक में लिखते हैं तो कैसा होता है, निगेटिव। कैसे, इसको समझना एक मिनट। ये जो डेल्टा H को हम बोले निगेटिव कैसे होता है, मान लो कोई एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या बोले, एनर्जी रिलीज हुआ। मान लो शुरू में 100 था, 10 निकल गया, कितना बचा, 90। कभी भी चेंज जो हम निकालते हैं, चेंज इन इंथैल्पी अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बोलना यहाँ पे H ऑफ प्रोडक्ट यानी हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का बोलो कितना, 90 है, और शुरुआत में कितना था, 100, यानी कितना आ गया, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहे 10 जूल जो भी है, यहाँ पे जूल में लिए तो जूल लिखो। तो यानी क्या आ गया मेरा, बोलना यहाँ, यहाँ पे जो डेल्टा H आ गया कितना, -10 जूल। तो -10 आ गया, इसका मतलब क्या बोलोगे, हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि जो आपका
डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है किसके लिए? फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कभी भी किसी प्रोसेस में जहाँ पे एनर्जी बाहर जा रहा हो, जैसे यहाँ देखो 100 से 10 निकल गया, कितना बचा? 90। तो डेल्टा एच कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, 90 माइनस 100 यानी कितना बचा? 10। तो ये जो 10 निकला तो ये डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा? निगेटिव में -10 होगा कि कब? जब वो चूंकि वहाँ से निकला, यानी इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। तो हमेशा याद रखना एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होता है? निगेटिव। यही कारण है कि जब इसको हम डेल्टा एच के टर्म में लिखे, किसको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, तो हमने कौन सा साइन ला दिया? माइनस साइन ला दिया। ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कैसा रिलेशन होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जाओ। ये हमने समझाने की कोशिश की है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है। तो हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन गैसियस एंड न्यूट्रल एटम। मतलब हमने एक लिया कोई न्यूट्रल एटम, वहाँ पे हम सबसे पहला इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते हैं। यहाँ देखो, ये था कैसा? न्यूट्रल एटम। ये कैसा था जी? न्यूट्रल एटम। इस पे हमने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बना? अनायन। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकला, यानी यहाँ पे बोलो, अभी कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह सकते हो कितना? -10। चूंकि 10 निकला, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? -10। यानी ये कैसा हुआ? चूंकि ये माइनस में लिखे तो इसको क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। अब सुनना, अब चूंकि ये अनायन बन के तैयार था, यहाँ पे जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा। अब इसको जोड़ने के लिए, चूंकि क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि हम बोलो यहाँ और यहाँ पे क्या होने लगा? रिपल्सन। यहाँ पे क्या होने लगा जी? रिपल्सन। इस रिपल्सन के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा तो हमें बाहर से ताकत लगाना होगा। मान लिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको एनर्जी लगाना पड़ा, तब फिर जाकर के ये कैसा बन गया? फिर से अनायन, मतलब एक और माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ देखो, एनर्जी आपको क्या ना करना पड़ा? देना पड़ा। यहाँ पहला में एनर्जी मिल रहा था, यहाँ पे एनर्जी क्या पड़ा? देना पड़ा। जब देना पड़ता है तो अब बोलो, यहाँ जो डेल्टा एच का वैल्यू होगा, इसको गौर से देखना, किस में लिखे? प्लस में। यानी कैसा प्रोसेस हो गया? इंडोथर्मिक। ऐसे ही अगर तीसरा भी देखोगे, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बोलो, एक माइनस में एक जोड़े तो कितना हो गया था? 2 माइनस। इसमें अब फिर से इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, फिर से रिपल्सन होगा और ताकत लगाना होगा। मान लो 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना पड़ा, तो अब चूंकि फिर से लगाना पड़ा तो फिर से बोलो यहाँ पे कभी वैल्यू कैसा हो जाएगा? प्लस में। यानी ये भी कैसा हो गया? इंडोथर्मिक। कहने का मतलब समझो, हमें क्या पता चला? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी लोगे, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा हो जाता है? इंडोथर्मिक। क्यों? सुनना, क्योंकि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो वहाँ पे कैसा बन गया? माइनस। इस माइनस पे अब जब भी इलेक्ट्रॉन लाओगे हमेशा क्या होगा? रिपल्सन। वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। फिर भी अगर जबरदस्ती में कहोगे कि नहीं मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या होगा? काम करना पड़ेगा। अगर आपको बाहर से काम करना पड़ेगा तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इंडोथर्मिक। कैसा हो जाएगा? इंडोथर्मिक। आई थिंक ये क्लियर हो गया। स्टेटमेंट पढ़िए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो भी होता है वो सब कैसा हो जाता है? इंडोथर्मिक। पहला था एक्सोथर्मिक, बाद वाला सब कैसा हो गया? इंडोथर्मिक। क्यों? ड्यू टू ए फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑपरेट्स बिटवीन अनायन एंड इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग फॉर एडिशन। मतलब ये जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं, वो कहाँ ऐड कर रहे हो? अनायन पे। तो इस अनायन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? एक रिपल्सन। फिर भी जबरदस्ती तुम बाहर से काम करना चाहोगे तो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ये एनर्जी लगाने के कारण कैसा हो गया? इंडोथर्मिक। फिर से बोलो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। बाकी सब इंडोथर्मिक। क्यों हो गया? क्योंकि बाद में क्या बन के तैयार था? अनायन। फिर भी जबरदस्ती में उस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो बता सकते हो कि पहला कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, बाद वाला सब इंडोथर्मिक। रीजन वही कि यहाँ पे क्या काम करेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्सन। रोक के लिखना है, ढंग से रोक के लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, यहाँ देखो, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था। देखो, ये कहीं का क्वेश्चन है। ये क्या था कि
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कटायन का वो इक्वल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम न्यूट्रल एटम। बड़ा नहीं समझ में आता है। कटायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर से बोलो, कटायन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी न्यूट्रल एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। नहीं समझ में आता है। लोग ये स्टेटमेंट दे देगा ट्रू फॉल्स में तो आपको नहीं समझ में आएगी। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो, जैसे न्यूट्रल एटम है, हमने वहाँ पे एनर्जी लगाया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? कटायन। इस एनर्जी को हमने क्या बोला था? आयोनाइजेशन एनर्जी उस न्यूट्रल एटम का। ठीक है, फिर से बोला, एक न्यूट्रल एटम था, एनर्जी लगा के एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो उसको क्या बोले? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब सुनना, इसी को ऐसे लिखो, Na+ यानी कटायन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो कटायन को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो न्यूट्रल एटम बनेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तुम जोड़ोगे तो ये तो एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो कोई भी चीज़ स्टेबल हो रहा है, ये न्यूट्रल हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगा, हम अब आपको बोले थे इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल का नहीं, किसका? कटायन का। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? कटायन का। और ये क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी उसी किसका? न्यूट्रल एटम का। तो देखो, तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट नहीं लग रहा है। यहाँ देख, यहाँ Na+ बना था, यहाँ Na+ लिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, और यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था? न्यूट्रल एटम, यहाँ भी न्यूट्रल एटम, यहाँ एनर्जी देना पड़ा था, यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ। तो नहीं लग रहा है एक दूसरे का उल्टा है? फिर से बोलो, ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम हो जाएगा, यानी क्या कहोगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम का किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसी कटायन का। यही तो हमने लिखा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट कटायन। अब पढ़ो इस स्टेटमेंट को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी कटायन का इक्वल होता है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी उसी न्यूट्रल एटम के। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसको एकदम ढंग से समझ लीजिए। फिर से बोलिए, एक न्यूट्रल एटम का जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उसी कटायन का, उसी का जो कटायन बना उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या होगा? बराबर। इसको रोक के ढंग से समझिए। चलिए, इस स्लाइड को लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते। समझना है इसको, थोड़ा सा समझना। जैसे हमने बताया पीरियोडिसिटी, हमें पढ़ना है पीरियोडिसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सेम वैसे ही होता है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है। चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, याद करो। आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। तो यहाँ भी कैसा होगा? इनवर्स का। याद करो, ऐसे देख, पीरियड में ऊपर, इधर दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे इस ग्रुप में, और यहाँ पे कौन था? पीरियड में। तो याद देखो, इस तरह से जब हम बढ़ते थे तो याद करो, साइज बढ़ता था, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता था, और दाएं से बाएं। साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। तो जस्ट उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे से ऊपर और किधर? बाएं से दाएं बढ़ेगा। कैसे समझना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ? बाएं से दाएं। एक पीरियड टेबल में देखो एक रिलेशन, जैसे बाईं तरफ देखोगे तो ग्रुप 1 है, ये सब क्या है? मेटल। ये सब क्या है? मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? मेटल। इधर दाहिनी तरफ बढ़ते जाओ, जैसे ग्रुप 17 एक हम एग्जाम्पल ले लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब क्या है? नॉन मेटल। बोलना, नॉन मेटल में कौन सा टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन लेने का। और इसमें लेने का नहीं, क्या होता है? देने का। यानी क्या कहोगे? यहाँ देख कि जब हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, किधर? बाएं से दाएं की तरफ, इधर बाएं से दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो सिंपल कहोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। या साइज में ले लो, याद करो, इधर साइज बढ़ता था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, इधर साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। नहीं समझ में आता है तो इसको समझना ढंग से। फिर से बोलो, ये सब मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या? लेने का नहीं, कौन सा टेंडेंसी होता है? देने का। तो देने का होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम। नॉन मेटल में टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, लेने का है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा। तो सिंपल सा है कि जब हम यहाँ देखो, इधर बाएं से दाएं तरफ जाओगे, चूंकि साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सिंपल वही चीज़ बताने की कोशिश किए थे। फिर से बोलो, एक ग्रुप में नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है, और एक पीरियड में बाएं से दाएं भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? बढ़ता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए, रोक के लिखना है, इसको ढंग से लिखिएगा। कुछ एक यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ दो क्या कहता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल एटम का कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। ये तो हमने पढ़ा कि कैसा होता है जी? एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका? इनर्ट गैस का। ये हो जाता है इंडोथर्मिक। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। हमने सब पढ़ रखा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी न्यूट्रल एटम का कैसा होता है? वो होता है आपका एक्सोथर्मिक। लेकिन इनर्ट गैस का इंडोथर्मिक हो गया। ऐसा क्यों? तो सुनना, कहता है ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे इसका कन्फिग्रेशन कैसा होता है? स्टेबल। स्टेबल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। फिर भी अगर तुम उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा? बाहर से काम करना पड़ेगा, इसलिए कैसा हो जाता है? इंडोथर्मिक। तो कहता है ड्यू टू स्टेबल कन्फिग्रेशन किसका? नोबल गैस एलिमेंट का। देखो यहाँ पे जैसे हमने ग्रुप 18 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने ले लिया ये सब ग्रुप 18। तो ये वाला जो ग्रुप 18 है, ध्यान देना, ये जो आपका ग्रुप 18 है, इस ग्रुप 18 को देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54 और 86। 2 है तो ऐसे लिखोगे 2, 10 है तो 2, 8, 18 है तो 2, 8, 8, इस तरह से लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखा, अगर ये नहीं लिखने आता है तो अभी मत हड़बड़ाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ लीजिएगा, ये लिखने सीख जाइएगा। हमने क्या सिखाया? बाहर में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, 8। अगर बाहर में 8 या 2 हो तो याद करो उसका ऑक्टेट पूरा है या डबलेट पूरा है। तो जब ऑक्टेट या डबलेट पूरा है तो ना तो बॉन्ड बनाना चाहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इसी को बोलते हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं? स्टेबल। तो इसको कोई एफिनिटी नहीं है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को जोड़ने का कोई इच्छा ही नहीं है, वो एकदम स्टेबल है। जैसे मान लो कोई आदमी मर गया तो उसका अब क्या इच्छा? वही वाला हालत है। इसका ऑक्टेट पूरा है तो कोई इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल स्टेबल हो गया, ना तो लेना चाहेगा ना तो देना चाहेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो बाहर से ताकत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है? इंडोथर्मिक। और इंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। किसके लिए? नोबल गैस एलिमेंट के लिए। तो ये सब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। उतारना है उतारिएगा, इसको रोक करके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में जो वेरिएशन होता है, समझना, हमने अभी भी सिखाया साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कैसा रिलेशन? बोलो, इनवर्स का। इसको समझना थोड़ा सा। जैसे अभी अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था? सॉरी, हमने क्या सीखा था? मान लो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। हमने क्या सीखा? इधर देखो, इधर से इधर जब हम जाते हैं बाएं से दाएं, तो आपको पता है साइज चूंकि घटता है, साइज चूंकि इधर बढ़ता है ना, इधर बढ़ता है तो इधर जाओगे तो क्या होगा? घटेगा। इधर आपका साइज घटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ये क्लियर था? लेकिन इस ट्रेंड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ गड़बड़ पाया गया। ये ट्रेंड सब जगह लागू नहीं होता। यहाँ पे देखो, ये ग्रुप 14 और 15, 14 और 15 में ये वैल्यू उल्टा हो जाता है। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा हो गया और सल्फर का फास्फोरस से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू उल्टा पुल्टा हो जाता है। आखिर क्यों हुआ? इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा वही चीज़ देख लीजिए जो आप आयनस एनर्जी में देखे थे। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि पहले आप एटॉमिक और ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद करो। क्या हम सिखाए थे? सबसे ज़्यादा फुल फील्ड, तब हाफ फील्ड और तब पार्शियली फील्ड। इधर से इधर आते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। किसको फुल फील्ड, किसको हाफ फील्ड? थोड़ा सा एक बार देख लो फिर से। P6 है तो फुल फील्ड, P3 है तो हाफ फील्ड, या अगर P ना तो 3 है ना तो 6 है, जैसे 1, 2, 4, 5, तो ये सब कैसा है? पार्शियल फील्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, उसके बाद पार्शियल फील्ड। आई थिंक कितना क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखना, कार्बन और नाइट्रोजन एटम को देखो। जैसे यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया था कि कार्बन का ज़्यादा हो गया किससे? नाइट्रोजन। उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ देखना, हमने लिया किसको? कार्बन और नाइट्रोजन। एकदम ढंग से सीखिएगा, यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। बोलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। कैसे लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p2। 2p2 है, अभी अभी सिखाया है। p में अगर 3 होता तो हाफ फील्ड, 6 होता तो फुल फील्ड। है कितना? 2 है तो कैसा होगा? पार्शियली फील्ड। कैसा होगा? पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड है, बोलो कैसा स्टेबल होगा? लेस स्टेबल होगा। यहाँ बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 1s2, 2s2, 4 खत्म। 7 में से कितना खत्म? 4। तो अब p में कितना जाएगा? 3। p में 2p3 है, 3 है तो बोलो कैसा हो गया? हाफ फील्ड, यानी कैसा है? उससे ज़्यादा स्टेबल है।
इतना तो नजर आया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ो, तो जैसे ही जोड़ोगे C माइनस में बोलना यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 2p3 हो गया। अब बोलो P में चूंकि 3 घर होता है, P सब सेल में 3 घर होता है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आ भी गया। अब बोलो कैसा हो गया ये हाफ फिल्ड। क्या हो गया हाफ फिल्ड, यानी ये अब हो गया मोर स्टेबल। पहले था कम स्टेबल, अब हो गया ज़्यादा स्टेबल। नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दो, N माइनस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, बोलो यहाँ देख के 1s2 2s2 2p4 p4 हो गया। सोचना मेरे साथ, यहाँ पे 3 घर था, 1 2 3 और एक क्या है 4। ये कैसा हो गया बोलो पार्शियली फिल्ड। ये कैसा है जी पार्शियली फिल्ड। और पार्शियली फिल्ड आपको पता है ये कैसा होता है लेस स्टेबल। कैसा होता है लेस स्टेबल। अब बताना मेरे को, आपको पता है कि जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज होगा ये कहलाएगा EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका कार्बन का। यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगा, ये जो एनर्जी रिलीज होगा ये भी कहलाएगा EA1 किसका नाइट्रोजन का। अब बोलो बाद में जो बना N माइनस बना और यहाँ C माइनस बना। C माइनस कैसा है हाफ फिल्ड, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ N माइनस ये पार्शियली फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड से पार्शियली फिल्ड हो गया, इसका स्टेबिलिटी क्या हुआ घटा। अब बताओ क्या कोई भी आदमी अपना स्टेबिलिटी घटाना चाहेगा? नहीं, कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहता है, तो ये इस रास्ते में जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये जाना पसंद करेगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो साफ दिखाई दिया, बोलना स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो, बाद में जो बना उसका स्टेबिलिटी देखो। तो क्या नजर आ रहा है C माइनस आयन, C माइनस आयन इज मोर स्टेबल देन N माइनस आयन। तो चूंकि कार्बन वाला ज्यादा स्टेबल है तो ये रास्ता में जाना चाहेगा, ये इस रास्ते में जाना पसंद नहीं करेगा। तो ऑफकोर्स है ये इस रास्ते में जाना पसंद नहीं करेगा, तो ये एनर्जी रिलीज कम करेगा। तो कहोगे सो ऑर्डर ऑफ EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर देखो वो कार्बन एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से क्या हो जाएगा ज़्यादा। तो यही हम आपको बार बार कह रहे थे कि ये कार्बन का ज़्यादा हो जाता है किससे नाइट्रोजन से। क्यों? क्या चेक करोगे? अनायन का स्टेबिलिटी चेक करोगे, जो बन रहा है उसको देखो। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। फिर से बोलो स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन का ज़्यादा हो गया किससे नाइट्रोजन से। चेक करो यही तो था, कार्बन का ज़्यादा हो गया नाइट्रोजन से, बाकी सब वैसे ही है ट्रेंड में ही है, केवल कार्बन का ज़्यादा हो गया किससे नाइट्रोजन से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो इसको रोक के बड़े अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाओ, कहता है वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। हमने क्या सीखा? ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ता था। फिर से बोलो ऊपर से नीचे आते थे तो साइज बढ़ता था, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बढ़ेगा। तो नॉर्मल ट्रेंड कहता है जनरली वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन कहता है इसमें कुछ एक वेरिएशन है, कुछ एक गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड उल्टा पुल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। फिर से बोलो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे से ऊपर बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ देखो, लेकिन देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ये जो सेकंड वाला है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ सल्फर का ज़्यादा हो जाता है, यहाँ फास्फोरस का ज़्यादा हो जाता है। ग्रुप 15 में क्या हुआ? फिर से बोलो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज़्यादा? नाइट्रोजन से ज़्यादा। ग्रुप 16 में सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा मिला, और इस ग्रुप 17 में क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा मिला। यानी क्या मिला? ग्रुप 15 की बात करो, 15 में बोलो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? फास्फोरस का, तब बोलो नाइट्रोजन का, तब बोलो आर्सेनिक, तब एंटीमनी, और सबसे लास्ट में कौन होगा? बिस्मथ। ग्रुप 16 पहले 17 दिखा देते हैं। 17 में क्या हो जाएगा? क्लोरीन का ज़्यादा किससे? फ्लोरीन से, तब ब्रोमीन है, तब आयोडीन है, और तब एस्टेटाइन। ठीक है जी। ग्रुप 17 याद रखना एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए उसको हम बाद में बताएं। होता क्या है कि सल्फर तो आगे गया, ठीक है, सल्फर तो यहाँ आप हमने लिख दिया,
सल्फर के बाद हम क्या सोच रहे हैं? ऑक्सीजन। नहीं, यहीं पे याद रखना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे कम हो जाता है। ऑक्सीजन बेचारा सबसे, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। तो क्या बोले? सल्फर के बाद ऑक्सीजन नहीं लिखना, क्या लिखना? सेलेरियम, तब टेलोरियम, तब पोलोनियम, और सबसे लास्ट में कौन? ऑक्सीजन। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला गया। यहाँ पे बोल दो ये वाला था एक्सेप्शनल केस और ये वाला एक्सेप्शनल केस। इसमें भी एक्सेप्शनल है, ऑक्सीजन कहाँ गया? सबसे लास्ट में। कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेकेंड एलिमेंट जो है एक ग्रुप में, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला से क्या हो जाता है? ज़्यादा। ये तो हमें मिला एक्सपेरिमेंटल डाटा से। अब क्यों होता है वो एक्सप्लेनेशन बाद में, तो पहले इतना समझ लो, किसी भी एक ग्रुप में हम देखें तो नीचे से ऊपर जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा था, लेकिन क्या पाया गया कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला से क्या है? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है? समझिए क्यों ज़्यादा है, इसका एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से समझना, एकदम ढंग से समझना। हमने पहले से सारा चीज़ लिख के रखा है। देखो, हमने लिया है एग्जाम्पल किसका? फ्लोरीन और क्लोरीन का। सुनना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे आराम से, पहले वीडियो को ढंग से देखिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो 9, क्लोरीन का बोलो 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे? 2 और 7, बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, और सेल यानी कक्षा जो है वो कितना है? 2। यहाँ क्लोरीन का बोलो एटॉमिक नंबर कितना? 17। कैसे लिखोगे? 2 8 7। कैसे लिखोगे? 2 8 7। बाहर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7। तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ सेल कितना है? 3, और यहाँ सेल कितना है? 2। तो सेल 2 है। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियस था, 9 प्रोटॉन है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो बाहर में यहाँ दिखा दिए 7, दूसरी कक्षा में, यहाँ तीसरी कक्षा में 7 दिखाएं। तो यहाँ देखो, यहाँ सेल अगर ज़्यादा है तो सेल का साइज क्या होगा? बड़ा। यहाँ सेल का साइज क्या होगा? छोटा, क्योंकि 2 ही सेल है। तो सिंपल सा क्या मिला? क्लोरीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। यहाँ बोलो, बड़े साइज में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ छोटा साइज में 7 इलेक्ट्रॉन। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन देखो, अंदर वाले से भूल जाओ। तो यहाँ बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ साइज क्या है? बड़ा। तो बड़ा साइज है, वहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलना, जैसे मान लो बड़ा सा बाउंड्री है, वहाँ पे आपने किसी भी दरबान को खड़ा कर दिया, ठीक है, गेट पे कीपर को आपने रख दिया। तो बड़ा सा अगर बाउंड्री है तो उसकी जो गेट कीपर का दूरी होगा वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे छोटा ही सा बाउंड्री है तो गेट कीपर नज़दीक रहेगा। तो मान लो बाहर से कोई चोर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? मारधाड़ ज़्यादा होगा, यहाँ पे मारधाड़ क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि गेट कीपर क्या है? दूर है। तो वही चीज़ है, बाहर से जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में लाओगे, यहाँ देखना, यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? कम, मारधाड़ कम होगा। यहाँ जब बाहर से इलेक्ट्रॉन लाओगे तो यहाँ रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि नज़दीक है। तो इसी को लिखा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा, मोर, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण रिपल्सन कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण रिपल्सन ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा रिपल्सन है और यहाँ क्या है? कम रिपल्सन है। बोला, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी जो हमें मिल रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला वो कम मिलेगा, और यहाँ रिपल्सन चूँकि कम है, आराम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा। फिर से बोलना, यहाँ पे कितना सेल? 3, यहाँ कितना सेल? 2। तो यहाँ साइज छोटा है, यहाँ साइज बड़ा है। यहाँ भी बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन बड़ा साइज होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम। रिपल्सन कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। इसी को हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ जो स्टेटमेंट हम अंडरलाइन कर देंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। कहता है वैल्यू ऑफ EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन एटम का ज़्यादा होता है किससे? फ्लोरीन एटम से। इट इज़ मेनली ड्यू टू ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। किसके कारण? इस फ्लोरीन एटम का साइज क्या होता है? छोटा, जिसके कारण क्या होता है? विच एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स ऑफ रिपल्सन विथ एडिशनल इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का कम है और क्लोरीन का ज़्यादा। एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोलोगे? फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का साइज बड़ा। ये साइज छोटा होने के कारण यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, ज़्यादा रिपल्सन है तो यहाँ एनर्जी क्या है? कम। किसमें? फ्लोरीन में।
दिमाग में बैठा लो, बस एक चीज, छोटा सा चीज बैठाना है, फ्लोरीन का साइज छोटा और क्लोरीन का साइज बड़ा। ठीक है, रोक के लिखना है, इसको ढंग से लिख लीजिए। चलिए अब देखो, अब इसकी पीरियडिसिटी देखोगे। हमने क्या बताया, अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज में कैसा रिलेशन, इनवर्स का। ठीक है जी, तो साइज और इसमें जब इनवर्स का रिलेशन है तो आपको पता है, साइज बोलो, ऐसे इधर आते थे तो साइज बढ़ता था, तो ऐसे जाओगे तो साइज क्या होगा, जस्ट उल्टा, नीचे से ऊपर, और इधर बाएं से दाएं जाओगे तो साइज घटेगा। साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या नजर आया, एक ग्रुप में नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है और एक पीरियड में कहाँ, बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है। तो पीरियड टेबल में क्या मिला कि सीजियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम पाया गया है और सबसे ज्यादा किसका पाया गया, क्लोरीन का, फ्लोरीन का नहीं। कैसे, फिर से देखें, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसका हो गया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलो किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया था, ज्यादा। यहाँ रिपल्सन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया था, कम। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, क्लोरीन का। अब चलो एक क्वेश्चन है क्या, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो आपको अभी अभी पता चला सबसे ज्यादा तो क्लोरीन था, उसके बाद कौन था, फ्लोरीन। ऑक्सीजन सल्फर में याद कर लो किसका बड़ा था, सल्फर का ज्यादा था, किसे, ऑक्सीजन से। यानी इधर से इधर आ रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे, यहाँ देख लो, यहाँ ग्रुप 16 ले लो, यहाँ ग्रुप 17 ले लो, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है। बोलो, हम नीचे से ऊपर जाते थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता था, इधर से इधर आते थे तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता था, लेकिन क्या पाया गया था, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा और सल्फर का ऑक्सीजन से ज़्यादा, ये मिला था। तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन, फ्लोरीन। ये इसको ऊपर ले जाओगे तो सल्फर ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा चूंकि इधर था, यानी कि ये क्लोरीन सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन, तब सल्फर और तब ऑक्सीजन। रोक के लिखना है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खत्म हो गया, इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तब तक के लिए थैंक यू।